हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2 अंक पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में पहला क्वेश्चन पर बात करेंगे। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। ऑप्शन ए है धान की, ऑप्शन बी है मटर की, ऑप्शन सी है मसूर की, ऑप्शन डी है गेहूं की। इसका आंसर आपको बताएंगे वीडियो के आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर बताएंगे, किस फसल की करनाल बंट एक बीमारी है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा किस फसल की करनाल बंट एक बीमारी। ऑप्शन ए है धान की, ऑप्शन बी है मटर की, ऑप्शन सी है राई की, ऑप्शन डी है गेहूं की। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर जानते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहा गया, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। देखिए इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। हमारा आंसर हो जाएगा डाल्टन। डाल्टन ने कहा था कि निम्नलिखित में से किसमें एक प्रस्तावित है कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। हमारा आंसर भी हो जाएगा डाल्टन, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया, लोहा को कठोर और मजबूत बनाने के निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन। लोहा को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में कहा गया, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकती है। हमारा आंसर 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बाह्यतम कक्षा में 8 हो सकती है। 3 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारे आंसर है बॉयल का नियम। बॉयल के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4 के ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 5 में कहा है, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया, पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। हमारा आंसर हो जाएगा 5 का डी, OH आयन सांद्रता की में वृद्धि होता है। OH सांद्रता के आयन में वृद्धि होता है। 5 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 में कहा गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटीन की साम्यता किस गैस के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एसेटीन को सामान्यतः हेलोजन के नाम से जानते हैं। हमारा आंसर ए हो जाएगा। 6 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 में कहा गया, निम्नलिखित में से 4 तत्वों में से 3 तत्व में किसी न किसी प्रकार के समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, पोटेशियम। सब समान है लेकिन पोटेशियम इस सब से भिन्न है, इसलिए हमारा आंसर 7 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8 में कहा गया, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। इसमें कहा गया, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है और जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। 8 का ए हो जाएगा। साइटोप्लाज्म केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है, किस प्रकार की ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है, किस प्रकार के एक समान कार्य होने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखिए 9 का हो जाएगा डी, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इसमें कहा गया, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखिए जो जीन उत्परिवर्तन होता है वह नाइट्रोजन कण क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से होता है। 10 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सरीसृप। 11 का सी हो जाएगा। अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं होता है, सरीसृप नहीं शामिल होता है इस वर्ग में। ये प्रश्न संख्या 12 में कहा गया, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र होता है। हमारा आंसर हो जाएगा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र होता है। 12 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 13 में कहा है, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहा है, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, साइनोविल द्रव। साइनोविल द्रव होता है, साइनोविल द्रव होता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, आयोडीन निम्नलिखित में से किसके लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखिए आयोडीन इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 14 का बी हो जाएगा, इंसुलिन के लिए आयोडीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कारण। विटामिन डी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक रोग पैदा होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, विटामिन डी होगा इसका आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 16 में कहा गया, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। देखिए एंटीबायोटिक्स हो जाएगा हमारा आंसर। मानव में बैक्टीरिया में संक्रमण का सबसे आम इलाज होगा एंटीबायोटिक्स। 16 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 17 में क्या है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 17 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18 में क्या है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। इस क्वेश्चन में क्या है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 18 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19 में क्या है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन से राज्य करता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार। देखिए भारत में सबसे अधिक दाल का जो उत्पादन होता है वह कौन सा राज्य करता है। मैं सोच रहा हूँ मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश दाल का उत्पादन सबसे अधिक करता है, इसलिए हमें 19 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। प्रश्न संख्या 20 में कहा है, किस फसल की करनाल बंट एक बीमारी है। किस फसल में करनाल बंट एक बीमारी। ऑप्शन है धान की, ऑप्शन बी है मटर की, ऑप्शन सी है राई की, ऑप्शन डी है गेहूं का। देखिए किस फसल की करनाल बंट एक बीमारी, हमें समझेगा गेहूं की। गेहूं में करनाल बंट एक बीमारी हो जाता है, इसलिए फसल में वृद्धि कम होता है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 21 में कहा गया, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया, रबी फसल के साथ साथ कौन सा फसल उगाया जाता है। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है, देखिए रबी फसल के साथ साथ गेहूं, सरसों और चना को बोया जाता है, इसलिए हमारा आंसर 21 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 22 का आ गया, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। ऑप्शन है धान की, ऑप्शन बी है मटर की, ऑप्शन सी है मसूर की, ऑप्शन डी है गेहूं की। देखिए पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, गेहूं की एक प्रजाति है। 22 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए प्रश्न संख्या 23 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनु मस्तिष्क, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी सेरिब्रम। देखिए मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ए अग्र मस्तिष्क में विचार का संग्रह होता है। 23 का ए। देखिए प्रश्न संख्या 24 में कहा गया सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। 11, 12 और 11 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 25 में कहा गया तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। हमारा आंसर ये हो जाएगा 25 का ये हो जाएगा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस की थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आप लोग को 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ था उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हमें पता चले कि आपको कितना सही हुआ। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।